क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूबेदार लखविंदर सिंह, प्रेजेंट यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन पटियाला। सर 117 दिन बीत गए हैं लेकिन सरकार सुनवाई नहीं कर रही है, क्या लगता है आपको? सरकार सो रही है। सरकार को जवानों की ज़्यादा फिक्र नहीं है और सरकार जो है हमारे साथ धक्का किया है, धोखा किया है। जिन लोगों ने हमें अपने साथ लगाया, हमारा नाम लिया और हमारा नाम लेके वो लोग मलाई खा गए। ये वही मोदी सरकार है जो सरहद पर जाकर होली दीपावली बनाते हैं, सैनिकों के बीच मिठाई खिलाते हैं और खाते हैं। आज वही सैनिक उनके क्षेत्र में आकर दिल्ली में 117 दिनों से धरने पर बैठे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए, मोदी साहब ने अजमेर में एक रैली में बोला था कि हमारी सरकार ने 1 लाख 1 पेंशन 2 के लिए 63,000 करोड़ रुपया जो है वो साबका सैनिकों को दिया है। अच्छा होता अगर मोदी साहब ये भी बता देते कि वो 63,000 करोड़ में से हम लोग जो 93% हैं JCO जवान, इनको कितना दिया है और जो 3% अधिकारी हैं उनको कितना दिया है। इस बात के बारे में एक इंक्वायरी होनी चाहिए। इसके बारे में मोदी साहब को ये पता होना चाहिए कि ये जो साबका सैनिक 117 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, ये वही सैनिक हैं जिनके साथ वो खाना खाते हैं, दिवाली मनाते हैं। अकेला एक दिन खाना खाने से, दिवाली मनाने से कुछ नहीं होगा। हमारे साथ जो धोखा हुआ है उसके बारे में जांच होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए कि वो 63,000 करोड़ जो वो बोल रहे हैं वो कहाँ गया, हमें तो मिला नहीं है। तो कहीं वो अधिकारियों के हिस्से में नहीं चला गया? देखिए, जो 3% हैं, हमारा बजट का जो ये 63 करोड़ बोल रहे हैं, 63,000 करोड़ बोल रहे हैं, उसका 80% वो 3% वाले जो हमारे अधिकारी थे जिनको हमने आगे लगाया था, जिन पर हमने विश्वास किया था, वो ले गए हैं और हम 97% वालों को जो बाकी बचा है, बचा कुचा माल, वो हमें दिया गया है। लेकिन उन अधिकारियों को आप भगवान मानते हैं एक तरीके से, जैसा वो आदेश कर दे वैसे आप काम करते हैं, कार्य करते हैं। उन्हें जरा सी भी दया नहीं आपके हिस्से का जो भी खा गए वो पैसा? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि NDA में जहाँ पर ये अधिकारी ट्रेनिंग करते हैं, वहाँ पे एक बात बताई जाती है, इनको सिखाई जाती है कि आपका देश, आपके देश का वेलफेयर पहले नंबर पे आता है। दूसरे नंबर पे आपके नीचे जो काम करते हैं हम लोग JCO जवान, उनका वेलफेयर आता है और तीसरे नंबर पे आपका खुद का वेलफेयर आता है। लेकिन यहाँ पे इन पे हमने भरोसा किया, जैसे आपने बोला है कि इनको हम भगवान समझते हैं, बिल्कुल समझते थे। लेकिन ये बातचीत करने के लिए जो कमेटी बनी थी, जो गवर्नमेंट की स्टैंडिंग कमेटी के साथ बातचीत करती थी, वो सभी अधिकारीगण थे। हमारा एक भी जवान, हमारा एक भी JCO इन्होंने उस कमेटी में नहीं डाला था और तब तक पता नहीं लगने दिया कि ये क्या बात करते थे जब तक कि वो सब इनको पेमेंट नहीं हो गया। और वो जो ट्रेनिंग मिली थी इनको NDA में, उसका इन्होंने दुरुपयोग किया है। हमारा वेलफेयर देखने की बजाय ये अपना वेलफेयर लेके मलाई खा गए और हमारी जो लस्सी थी उसमें भी पानी डाल दिया इन लोगों ने। अच्छा सर, प्रमुख मांगे की बात करें तो प्रमुख मांगे आपकी क्या क्या है? हमारे फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन ने एक मांग पत्र तैयार किया जिसमें 16 पॉइंट हैं। हमारे साथ जो विसंगतियां हुई हैं वो 16 हैं, उसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं। वो मांग पत्र हम लोग 3 अप्रैल को DCs को दिए हैं, 30 अप्रैल को अब पूरे हिंदुस्तान के MPs और MLA को दिए हैं, MLA नहीं, राज्यसभा मेंबर्स को दिए हैं और 30 मई को फिर हमने हिंदुस्तान के पूरे SDMs को वो मांग पत्र दिए हैं। उसमें वो 16 मांगे शामिल हैं।
प्रमुख मांगे क्या क्या हैं, कुछ एक दो चार मांगे बताएं। प्रमुख मांगे ये हैं कि ये जो वन पेंशन है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये सिर्फ फौज से जो कम उम्र में सर्विस करके रिटायर हो जाते हैं, क्योंकि एक जवान का जो रिटायरमेंट एज है वो उसके भर्ती होने का 21 साल में या 19 साल में भर्ती हो जाता है, 18 साल तक वो सर्विस करता है, कोई 17 साल में आ जाता है, उसको ज़बरदस्ती भेज दिया जाता है रिटायरमेंट पे। अच्छा, 16 आपकी मांगे हैं, 16 मांगों में से आपने जो ज्ञापन दिए, तमाम तरह की आप लड़ाई लड़ रहे हैं, 16 मांगे में से एक दो चार या मांगे मैं कुछ वही बताना जा रहा हूँ आपको। हाँ। कि वो जो वापस आ जाते हैं रिटायरमेंट में हमारे जवान, हाँ। उनका नाम लिया गया कि जो हमारे अधिकारीगण थे आगे, जो जिनके ऊपर हमने भगवान मानकर विश्वास किया, वो जब आंदोलन हो रहा था वन रैंक वन पेंशन का, तो ये बताते थे कि ये हमारा जवान 34-37 साल में आ जाता है, उसकी ढंग की नौकरी नहीं मिलती है, उसके बच्चे जवान हो जाते हैं और उसका घर का खर्चा बढ़ जाता है, उस महंगाई बढ़ जाती है, तो वो पूरा उन महंगाई के कारण अपने घर का जो खर्चा है वो मेंटेन नहीं कर पाता। ये वन रैंक वन पेंशन उनको दिया जाए, लेकिन उनको देने के बजाय, क्योंकि ये देखिए रेलवे, सीआरपी, बीएसएफ, बाकी जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं, उनको वन रैंक वन पेंशन लागू नहीं है। वो इसलिए लागू नहीं है क्योंकि वो 58 से 60 साल उम्र तक सर्विस करके आ जाते हैं, लेकिन एक जवान 36-37 साल में आ जाता है, इसलिए उसको फाइनेंशियल एड देने के लिए वन रैंक वन पेंशन था। लेकिन अगर उनको बाकी सेंट्रल जितनी भी फोर्सेस हैं या डिपार्टमेंट हैं, उनके लिए वन रैंक वन पेंशन लागू नहीं है, तो हमारे अधिकारियों के लिए ये लागू कैसे हो गया? वो भी तो 58 से 60 साल तक उम्र तक की जो नौकरी करके आती हैं। इसलिए हमारी पहली मांग ये है कि ये तो लागू ही नहीं है उनके लिए, और जिनके लिए लागू था उनको नहीं दिया गया है। 80% बजट का जो 63,000 करोड़ मोदी साहब बोल रहे हैं, उसका 80% ये लोग लेके चले गए। दूसरी मांग ये है कि जो फिटमेंट फैक्टर है, फिटमेंट फैक्टर जो नॉर्मल जो रेलवेज और ये बाकी सेंट्रल एजेंसीज हैगी, सेंट्रल डिपार्टमेंट हैं, उनके लिए 2.57 फैक्टर लागू किया गया था। वो हमारे लिए भी वही लागू था, लेकिन ऐसे हालात क्या हुए कि हमारे अधिकारियों को 2.81 वो फैक्टर दे दिया गया और हम जीएसयू जवानों को 2.57 पे छोड़ दिया गया। तो आपका ये वेलफेयर का, नीचे वालों का वेलफेयर देखना कहाँ गया? आप कैसे, क्या हालात हुए कि 2.81 लेके निकल गए और हमें 2.57 पे भी छोड़ दिया? ये मोदी साहब को भी सोचने की, देखने की, जांच करने की मांग है। तीसरा जो डिसेबिलिटी पेंशन है, डिसेबिलिटी पेंशन जो है वो जवान को अगर वो 50% या 100% डिसेबल्ड हो जाता है, 100% के लिए 18,000 है नॉर्मल। अगर वो डिसेबल हो जाता है और नौकरी करने के लायक है, उसके लिए 18,000, और अफसर के लिए 72,000। उसके बाद अगर वो बोर्ड आउट हो जाता है, नौकरी करने लायक नहीं रहता है, तो जवान के लिए 27,000 और ऑफिसर के लिए 2,52,000। 14 गुना का फ़र्क होता है। ये 14 गुना फ़र्क क्यों है? क्या वो गोली देख के आती है कि ये जवान है, ये जीएसयू है, ये ऑफिसर है? क्या दर्द अलग अलग होता है? जब आप लोगों की पेंशन, आप लोगों की पे में फ़र्क डाल दिया गया है। मानते हैं हम, आप लोग पढ़े हैं, आप लोगों का दिमाग है, हमारा तो दिमाग नहीं है, इसलिए हमें कम पेंशन दी जाती है, उनसे 3 गुना माइनस दी जाती है, इनको 3 गुना ज़्यादा दी जाती है। जब बेसिक पेंशन, बेसिक पे में फ़र्क डाल दिया गया है, तो ये बाकी जो हमारे सहूलियत हैं, इनके बीच में 14 गुना का फ़र्क, ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ की बंदर बांट है जो उनको 2,52,000 और हमारा सैनिक जो है वो जख्मी हो जाए और घर चला जाए, नौकरी करने के लायक नहीं है, उसको 27,000 पर मंथ दे रहे हो आप लोग? इस तरीके से सर ये कब से चलता आ रहा है? ये जब से 2016 से ये पे कमीशन आउट हुआ है, तब से हम लोगों ने
इनके साथ लग के 1 पेंशन का लागू करने के लिए बोल रहे थे। और 2022 में जब वो 1 पेंशन आउट हुआ उसमें हमें पता चला, पहले हमें पता नहीं था। हमने पहले भी बताया है कि इनको आगे किया था हमने भगवान मान के कि ये हमारा भी फ़ायदा करेंगे, लेकिन हमें तो ये अपनी दी हुई ट्रेनिंग के खिलाफ खड्डे में गिरा गए, ठीक है, और आप निकल गए। अच्छा सर, आपकी तरफ से कोई डेलीगेशन गया है सरकार से बातचीत करने? हम तो यहाँ पे बैठे हैं इसलिए, 117 दिन हो गए हैं, इसलिए बैठे हैं कि आप सरकार को बता रहे हैं कि आप आइए, हमारी बातें सुनिए, मेमोरेंडम देने हैं। 3 दफ़ा हम लोग ने मेमोरेंडम इसलिए दिए हैं कि सरकार हमारे साथ बात करे, लेकिन सरकार है कि उसके कान पे जूं नहीं सरक रही। इसमें मेरे को एक शाद जी का एक शेर याद आता है कि ए समुंदर तेरी खामोशियाँ कुछ और कहती हैं, ए समुंदर तेरी खामोशियाँ कुछ और कहती हैं, साहल पे टूटी कश्तियाँ कुछ और कहती हैं, हमारी आंखों ने मंजर कुछ और देखा था, अखबार की सुर्खियाँ कुछ और कहती हैं। वो खामोश हैं, जिन लोगों ने हमारा नुकसान किया वो खामोश हैं। हम लोग टूटी कश्तियाँ किनारे पे खड़ी हैं, और आप लोगों जैसे जो बाइट्स लेने वाले हैं, जो यूट्यूबर्स हैं या जो भी मीडिया है, उसकी बातें और कह रही हैं, और इनके जो नेशनल चैनल हैं वो हमारे लिए खामोश होके बैठे हुए हैं। अच्छा सर, आप मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहे हैं, तो 117 दिन आपका समय बीत गया आंदोलन को चलते चलते सेंट्रल दिल्ली में, ठीक है, जहाँ पर थोड़ी सी भी हलचल हुई तो चर्चा हो जाती है सरकार के बीच और प्रशासन के बीच। 117 दिन बीत गए, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया अभी तक आपको कवर नहीं कर रहा है, दिखा नहीं रहा है, क्या कारण है? बात वोट की आती है, जहाँ पे वोट ज़्यादा है और वहाँ पे नेशनल मीडिया जो है वो उसको कवर करता है, क्योंकि उसको ऊपर से आदेश मिलती है इनको कवर करो। नेशनल मीडिया एक तरफ से तरफदारी कर रहा है। नेशनल जो मीडिया होता है वो डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ होता है। उन 4 स्तंभों में मीडिया को अगर आप दबाव में ले आते हो, या मीडिया पक्षपात होकर अपनी बात बताता है, एक की बात बताता है, दूसरी की बात बताता नहीं है, तो उसको डेमोक्रेसी सही अर्थों में नहीं बोला जाता है। ये डेमोक्रेसी का कत्ल हो रहा है। जो मीडिया बात करनी चाहिए, हमारी बात करनी चाहिए, आम जनमानस की बात करनी चाहिए, संविधान के अनुसार हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल पीसफुल तरीके से बात कर रहे हैं, हमारी बात भी आगे जानी चाहिए। मीडिया कवर नहीं कर रहा था, इसी वजह से हमने मेमोरेंडम दिए। मेमोरेंडम राष्ट्रपति साहब के लिए, मेमोरेंडम प्रधानमंत्री साहब के लिए, और मेमोरेंडम डिफेंस मिनिस्टर साहब के लिए। हमने हज़ारों की संख्या में ये देख ली कि आप लोग हिंदुस्तान में कितने डीसीज़ हैं, हिंदुस्तान में कितने एमपीज़ और राज्यसभा मेंबर हैं, हिंदुस्तान में कितने एसडीएम्स हैं। उनके थ्रू इन तीनों को हमारी मांगें गई हुई हैं, उनके दफ्तर में वो पलंदे बन के पड़े हुए हैं, लेकिन ये चुप बैठे हैं। अच्छा सर, उधर से कोई जवाब आया? कोई जवाब नहीं आया। हमें अभी तक कोई आके किसी ने पूछा नहीं है कि आप लोग क्यों बैठे हो। इसलिए ये सभी खामोश बैठे हैं, आंखें बंद की हुई हैं, कान इनके बंद हैं, मुंह इनका बंद है। ठीक, आगे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कैप्टन सुरमुख सिंह। हाँ। कहाँ से आप आए हैं? पंजाब से? पटियाला से। पटियाला से आए हैं। 117 दिन का लगभग समय बीत गया है, आपको लगता है आपकी मांगे मानी जाएंगी? देखो, मांगे हम मनवाने के लिए ही बैठे हैं। हमने आगे लड़ाइयाँ लड़ी हैं, गोली से हम नहीं डरते। हमारे जो यहाँ पर हमारा धरना है, इसको हम यहाँ सही शांतिपूर्वक यहाँ पर निभा रहे हैं। हम गोली से, डंडों से नहीं लड़ते। जब तक ये हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम ऐसे ही यहाँ पर बैठेंगे। ऐसे आप बैठे रहेंगे, आंदोलन यूं ही चलेगा? यूं ही चलेगा। हाँ। लेकिन सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही है? आप एक आम नागरिक नहीं है, देश की धरोहर कहा जाता है आपको, पूर्व सैनिक है आप। देखो, ये जो है, जैसे कि अभी हमारे साहब ने बोला है कि मीडिया है, कोई पेपर में कोई हमारी बात जा ही नहीं रही, कोई पेपर में हमारी बात जा ही नहीं। कोई जो कि जैसे कि हमने पहले मेमोरेंडम दिए हैं, उनके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं हो रहा। पर एक जो मेमोरेंडम हमारा पटियाला से आया है, उसकी बातचीत हमारी आगे गई है। अच्छा, क्यों सर एक बार ऐसा ना हो जाए, पूर्व सैनिकों की तरफ से एक बड़ा आंदोलन कर कर सरकार को तो एक बार ताकत दिखाई जाए, क्या पता दबाव में आकर तब आपकी मांग? उसके लिए ऐसा है कि हमारी यहाँ पे पूरे
इंडिया लेवल की फेडरेशन बनी है, उसका नाम है फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन। वो जो भी डिसीजन लेगी हम उसके लिए तैयार बैठे हैं। आप लोगों ने भी यहाँ पे कवर किया होगा किसी तहसील में या किसी एमपी को, तो वहाँ पे दुनिया जो हमारे साबका सैनिक हैं वो भर भर के आ रहे हैं और वो हमें बोल रहे हैं कि हमें अपनी जो है वो संख्या बल हमें दिखाना चाहिए। तो हमारे लिए एक चेन ऑफ कमांड है, हम लोग फौजी हैं जो ऊपर से दिशा निर्देश मिलेंगे, हम लोग उसी अनुसार काम करेंगे। हमारी फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन इसके बारे में सोच रही है कि बड़ा आंदोलन करने के बारे में। संख्या बल दिखाने के लिए, एक बार ताकत दिखाने के लिए ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरी है संख्या बल दिखाना, क्योंकि वोट की राजनीति है और हम लोग 28 लाख पूर्व सैनिक हैं और देख लो 28 लाख के अगर परिवार में 4 भी मेंबर हैं तो कितने हो जाते हैं। उसके बाद हमारे रिश्तेदार हैं और उनका भी जो इसमें हम लोग उनको बोलेंगे कि जो पार्टी जो राजनीतिक पार्टी हमारी ये आवाज़ उठाएगा, हमें हमारे साथ जो धोखा हुआ है उसके बारे में सोचेगा, इंक्वायरी करेगा और हमारी उसको हम वोट डालेंगे। दूसरी बात ये है कि हमारी मांग एक ही है, हम लोग अगर गलत हैं और या हम लोग जो जिनको बोल रहे हैं कि वो गलत हैं, उसके लिए 3 सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की एक पैनल बैठाया जाए जो ये सब चीज़ों का निर्णय करे। हम लोग अपनी बात करेंगे, जो लोग ये बोल रहे हैं कि इनको इनका मिल गया है, जैसे पीछे वीके सिंह साहब ने दी थी एक स्टेटमेंट कि इन जवानों को इनका हिस्सा मिल गया है, तो वो भी अपना पक्ष रखें, हम भी अपना पक्ष रखेंगे। जो वो 3 जज अगर वो बोल देते हैं कि आप लोग फालतू का शोर कर रहे हो, आपको कुछ भी नहीं, आपका हक कोई नहीं है, तो हम चुप करके बैठ जाएंगे। जब वोट की बात आई तो अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो मोदी सरकार को पूर्व सैनिक की तरफ से वोट की चोट करेगा? देखो, जब वोट अभी 2024 में जो वोटें डालनी हैं उसके बारे में अभी सब कुछ सोचा हुआ है। उस टाइम हम सोचेंगे किसको वोट डालें। जो जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो हमने वोट किस लिए डालना है। सरकार से क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से हम यही बेनती करते हैं कि जो भी हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, जो हमारे साथ हमारी इस OROP में कमियां हैं, उनको देखा जाए। उसकी जो मीटिंग है बुलाकर उसको चेक किया जाए किसमें जो कमियां पाई गई हैं, जो कि जैसे कि अभी हमारे को 2.57 दिया है और अधिकारियों को 2.81 दिया है। 0.24 का जो है फ़र्क है वो किस लिए है, इतना जो कुछ उन्होंने किया उसको चेक किया जाए। जो सूबेदार साहब ने बताया ऑफिसर्स को और जेसीओस ओवर्स को 2.57 मिलना था, लेकिन क्या कर दिया, ऑफिसर्स को अलग दे दिया, 2.81 दिया। हमारे लिए कितना दिया, 2.57 दिया, क्यों बोलकर पूछ रहे। ये तो सही है, हमारे लिए 2.57, उनके लिए 2.81। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आने से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।